हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हरित क्रांति के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, इनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे और भारत में हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति एक ऐसी अवधि थी, यानी ऐसा टाइमलाइन था जब 1960 के दशक में नई खेती की तकनीकों को अपनाया गया, जिससे खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। हरित क्रांति को हम तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जानते हैं, जिसने फसल की पैदावार में काफी वृद्धि की। यह विकसित देशों में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुई और 1980 के दशक तक पूरे विश्व पर फैल गई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई एक कृषि परिवर्तन प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल को बढ़ाना था। इसे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में उच्च उपज वाली किस्मों यानी HYV के बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से लागू किया गया। कहने का मतलब है यहाँ कृषि करने की जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ी चेंजेस लाए गए। उसमें केमिकल्स यानी रसायन उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, ताकि पौधों में कीटनाशक ना लगे, उनको खत्म किया जा सके, जिससे फसल अच्छी हो। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इस क्रांति का प्रमुख प्रणेता माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा कि हरित क्रांति किस प्रकार से स्टार्ट हुई और हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको इसकी कुछ उद्देश्य के बारे में बताता हूँ कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विकासशील देशों में भूख और संकट को दूर करना। भारत में ही आप लगा लो 1943 के बंगाल अकाल ने लगभग 4 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो इसमें 4 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1947 से 1967 तक कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ने खाद्य उत्पादन को पीछे छोड़ दिया। मतलब कृषि क्षेत्र का तो विस्तार हो रहा था, लेकिन जनसंख्या और गुना तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण खाद्य उत्पादन कम पड़ रहे थे। तो हरित क्रांति ने क्या किया, हरित क्रांति ने यहाँ पर आधुनिक तरीकों से, जो मैंने आपको बताया, जैसे HYV बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई, कीटनाशक और उर्वरक को अपनाया, जिसे फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने वित्तीय सहायता प्रदान की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे मैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ग्रैब हो पाए। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट था वो था उच्च उपज वाली किस्में। यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया, उच्च उपज वाले देने वाले बीज HYV का उपयोग किया गया, जिसमें विशेष रूप से गेहूं और चावल के लिए इनका उपयोग किया गया, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका उत्पादन कर पाएं। इसमें गेहूं की लरमा रोजो और चावल की IR8, जिन्होंने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया था। दूसरी जो इसका प्रमुख पॉइंट था विशेषता का, वो है सिंचाई। यानी सिंचाई की सुविधाओं को दुरुस्त किया गया, नई नई तकनीकों के द्वारा सिंचाई का विस्तार किया गया। नहरों और ट्यूबवेलों और अन्य साधनों से सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई। थर्ड पॉइंट है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। यानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे पौधों की अधिक वृद्धि हो पाई और वो कई गुना ज्यादा फल देने में सक्षम हो पाए। मतलब कई गुना उनकी ग्रोथ हुई, तो उत्पादन क्षमता उनकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। फोर्थ पॉइंट है आधुनिक तकनीक। मतलब ट्रैक्टर, थ्रेशर और अन्य मशीनों का उपयोग किया गया, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो पाए। और इन आधुनिक ट्रैक्टर और थ्रेशर से हुआ क्या कि जो काम ये लोग मजदूर लोग 10 दिनों में करते थे, वो ये ट्रैक्टर एक आध दिन में ही कर दिया करते थे, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ी। टाइम मिला लोगों को और भी फसलें उगाने का, जिससे वो ज़्यादा बड़ी भूमि पर भी कर पाए। इस वजह से उत्पादन क्षमता इनकी बढ़ पाई।
इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है सरकारी नीतियां। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, जो अभी रिसेंट के टाइम पे एक बड़ा मुद्दा रहा है एमएसपी। तो इसमें क्या होता था कि सरकार ने एक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया ताकि किसानों को नुकसान ना हो, किसानों की जो भी खेती का जो प्रोडक्ट है वो इतने मूल्य पे बिकेगा ही बिकेगा। सब्सिडी और ऋण सुविधाएं भी प्रदान की गई कृषि कार्यों के लिए, जिससे उनको काफी मदद मिली किसानों को। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके भारत में कि हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा वो बताता हूँ। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, 60-63 के दौरान 7 राज्यों के 7 चुने गए जिलों में उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के साथ हुई थी, जिसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP कहा गया। यह प्रयोग सफल रहा और 1966-67 में इसे औपचारिक रूप से अपना लिया गया। 1978 में 1978 और 79 तक अनाज उत्पादन 131 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिससे भारत एक अग्रणी कृषि उत्पादक देश बन गया। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी भारत पे पड़े और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक प्रभाव के बारे में। तो हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि करी, विशेष रूप से गेहूं और चावल में। भारत 1970 के दशक तक खुद आत्मनिर्भर बन चुका था, यानी अब वो इतना खाद्य उत्पादन कर रहा था कि वो किसी और पे डिपेंड ना होकर अपने ही देश में अपने आप की पूर्ति कर सकता था। दूसरा जो इसमें पॉइंट था वो था भुखमरी और खाद्य संकट में कमी आई। मतलब जब अब सीधी सी बात है, अगर हम अच्छे से कृषि कर पा रहे हैं और उत्पादन क्षमता हमने बढ़ा ली, तो भुखमरी और खाद्य संकट में कमी आई, जो कि पहले बहुत ज्यादा भारत के अंदर प्रचलित थी। थर्ड पॉइंट जो था इसका सकारात्मक प्रभाव का, वो था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े। ये कैसे बढ़े? आप मान लो ट्रैक्टर, थ्रेसर, उर्वरक, इनकी डिमांड बढ़ी, तो उर्वरकों में अब जो वर्कर्स लगे हुए थे उनको नौकरियां मिली, और ट्रैक्टरों में वृद्धि हुई, ट्रैक्टरों के कारखानों में वृद्धि हुई। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज की डिमांड बढ़ रही है तो वहां पे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है कृषि निर्यात में वृद्धि। अब भारत इतना आत्मनिर्भर हो चुका था कि वे अपने पूर्ति के साथ साथ और लोगों की पूर्ति भी कर सकता था, तो कृषि निर्यात में भी वृद्धि हुई। अब आगे चलते हैं और आगे मैं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको बता देता हूँ। तो इसके नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्षेत्रीय असमानता। इसके अंदर क्या हुआ कि हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। बाकी जो देश का जो कृषि के जो भाग थे वहां पर ये इतना, मतलब अपने आप को ग्रैब नहीं कर पाए लोग इसको, और क्षेत्रीय असमानता के चलते हरित क्रांति का लाभ बस पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले ही उठा पाए। इसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट आया वो है पर्यावरणीय क्षति। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और जल स्तर में कमी आया। मतलब कि जो हम केमिकल यूज कर रहे थे, जो कीटनाशक यूज कर रहे थे, उसने मिट्टी की जो उर्वरता थी उसको कम कर दिया, और जिसके कारण जल के स्तर में भी कमी आई, यानी हमारे पर्यावरण को काफी क्षति पहुंची इससे। एक बाद जो पॉइंट आया वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी की बहुत तेज खपत हो रही थी, विशेष रूप से गेहूं और चावल के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता था, जिसके कारण भूजल स्तर को जिसके कारण भूजल स्तर जो था हमारा वो कम हो गया। विशेष रूप से पंजाब में आप देख सकते हो कि वहां पे काफी पानी नीचे चला गया। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो है कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण के जो श्रमिक थे उनसे उनका रोजगार कहीं ना कहीं छीन लिया था। हालांकि रोजगार मिला था कई और नई चीजों में, लेकिन जो ग्रामीण श्रमिक थे, जो केवल खेती करना, खेती की कटाई करना, ये सब चीजें जानते थे, जो लेबर के तौर पर काम करते थे बड़े किसानों के यहाँ पर, उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब ये ट्रैक्टर, थ्रेशर ने इनकी जगह ले ली थी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भारत में इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक प्रमुख उपलब्धि थी, जिसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि पर्यावरणीय चिंताओं, गरीब किसानों और रासायनिक जागरूकता पर कम ध्यान दिया गया था, लेकिन फिर भी भविष्य की नीतियों को गरीब को सीधे लाभ पहुंचाने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाने और पिछली गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता है,
ताकि व्यापक कवरेज को हम सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक हरित क्रांति। मुझे उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की और उसका आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्दी।